आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रॉयल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे के 100 ऐसे क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी 2025 में आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, आने वाले शिफ्ट के लिए वो ऐसे कौन से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं जीके जीएस के या करंट अफेयर्स के, या फिर दोस्तों आपके जीके जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारा चीज हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में जरूर आ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो पहला सवाल बच्चों आप सभी का बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। क्या है पहला सवाल? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पहला सवाल क्या है कि एआई जो है, एआई ऑन ट्रायल इन 2025 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपसे बता, वो है आपका सुजीत कुमार मोहम्मद तौसीफ आलम। आप जरा इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, जानकारियां क्या हासिल की जा सकती है वो जरा देख लेते हैं आप सभी। ठीक है, वो क्या है कि यह पुस्तक जो है वो सुजीत कुमार मोहम्मद तौसीफ आलम द्वारा लिखी गई, जो 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एकदम काल्पनिक मामलों में केंद्रित। याद रखना, ठीक है। अब जरा आगे अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2025 का 7वां खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, ये जो है आप सभी का पटना में आयोजित किया गया था, पटना के बिहार में बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल नहीं, पहले विवरण देख लेते क्या है विवरण कि 2025 का 7वां खेलो इंडिया गेम्स कहाँ खेला गया था? गेम्स पटना के बिहार में आयोजित किया जाएगा, और यह बिहार के लिए एक जो है महत्वपूर्ण खेल आयोजन है, ये जो राज्यों में खेलों को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते बच्चों। अगला सवाल क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो आपसे बता दें वो आपका भाग 12 में 200 भारत के केंद्र और राज्यों के बीच का वित्तीय संबंधों का वर्णन है बच्चों। ठीक, अगला सवाल हम सभी इसका विवरण देख लेते क्या है विवरण। विवरण के भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 और 300 ए में जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संबंधों जैसे कि कराधान, ऋण और वित्त कराना और ऋण का विस्तृत वर्णन है बच्चों। याद रखना आपसे भी। ठीक, अगला सवाल हमसे भी देख लेते। अगला सवाल क्या है कि गुसड्डी नृत्य किस राज्य से संबंधित? आपसे बता दें गुसड्डी नृत्य जो है आप सभी का तेलंगाना राज्य से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तेलंगाना राज्य से संबंधित। गुसड्डी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है गुसड्डी। क्या आपको पता है गुसड्डी तेलंगाना की एक आदिवासी लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, या दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है आप सभी का कि उदय योजना का पूर्ण रूप क्या? तो आपसे उदय योजना का पूर्ण रूप जो है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस एश्योरेंस योजना। ठीक है, ये होता है। इसका थोड़ा सा वो वाला डिटेल्स जान लेते हैं। विवरण क्या है? विवरण आप सभी कि उदय जो है वो पूरा नाम जो इसका उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, यह 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम को वित्त स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? आप सभी को बताना है, तो आप सभी को बता दें दीवाने अर्ज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम था बच्चों। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसका विवरण देखते हैं। विवरण क्या? दीवाने अर्ज जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य मामलों का जो विभाग था अलाउद्दीन खिलजी इसे और मजबूत किया। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे बता दें बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी बच्चों। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। आपको बता दें कि बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में इसकी स्थापना हुई, और बाद में इसे बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मुंबई के साथ मिलाकर इसे जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और 1955 में इसी को जो है भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, और अभी तक ये चल भी रहा है। आप सभी को आपको बता दें कि बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में और बैंक ऑफ बॉम्बे जो आपसे पूछेगा वो 1840 में। याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि लाई हराओबा त्योहार में महिला नर्तकियों को क्या कहा जाता है? ये आपसे बताना है कि लाई हरोबा त्योहार में महिला नृत्य को क्या कहा जाता है? वो आपसे कहते हैं माई बी कहा जाता है। ठीक है, आपको कहा जाता है माई बी। आपको बता दें कि लाई हरोबा मणिपुर का एक पारंपरिक क्या है, आप सभी को बताते हैं जो आप सभी का है वो क्या है, जिसमें महिला नर्तकों को माइबी कहा जाता है, जबकि पुरुष नर्तकों को जो माइबा कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर में जो ये डांस होता है जिसका नाम क्या है माइबी, सॉरी लाई हरोओबा। ठीक है, जिसमें महिला नर्तकों को, महिला डांस करने वाली को कहा जाता है माइबी, और जबकि पुरुष नर्तिका को कहा जाता है माइबी, माइबा, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी बच्चों। अगला सवाल क्या है? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? तो आपसे बता दें वो अधिनियम क्या था। वो अधिनियम था आप सभी का उत्तर जो बनेगा यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आप सभी का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर वही, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दोस्तों जो है भारतीयों को बजट और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और यह अधिकार और क्या क्या था विवरण में देख लेते हैं। आप सभी को बता दें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, हालांकि उन्हें पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपसे कि पंचायत चुनाव
लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी को बता दें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो आप सभी का 21 वर्ष है पंचायत चुनाव लड़ने में। और वहीं दोस्तों आपको वोट डालने का जो 18 साल वर्ष उम्र दिया गया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि 6G इंडिया समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपसे 6G इंडिया उम्मीद का मुख्य मतलब समिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे क्या है कि 2030 तक भारत को 6G प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों आप सभी को, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में? तो उसको झारखंड में, ठीक है। भारत का कोयला सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड राज्य में, जिसमें कि झारिया, बोकारो, गिरिडीह जैसे प्रमुख कोयला क्षेत्र शामिल है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि WHO, WIPO, WTO की त्रिपक्षीय शिखर बैठक आयोजित कहाँ गई है? वो आप सभी का जिनेवा में आयोजित की गई, ठीक है। आप सभी को बता दें कि WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और WIPO का जो फुल फॉर्म होता है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उनकी त्रिपक्षीय बैठकें यहीं आयोजित की जाती है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि सुल्तान में आप सभी को बताना है कि आप सभी को बताना है कि उन 97 संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया है? तो आप सभी को बता दें 97 संशोधन और सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया? आप सभी को उत्तर बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9B, ये ना भाग 9B को दोस्तों जोड़ा गया इसके तहत, ठीक है। आप सभी को बता दें कि 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया है, जो भारत में सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जे और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि नीति आयोग द्वारा 2025 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो आपसे बता दें कि नीति आयोग द्वारा 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में जो है आप सभी को उड़ीसा को जो है जो स्थान मिला, ठीक, उड़ीसा को स्थान मिला, ठीक। आप सभी को बता दें कि नीति आयोग के 2025 के राजकोषीय सूचकांक में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया, जो कि उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और प्रावधान को दर्शाता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि नीति आयोग द्वारा कौन बन गए? अगला सवाल बनता है आप सभी की नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो आपसे बता वो आपका केरल राज्य को जो है वो आपको पहला स्थान मिला। आपसे बता केरल राज्य ने जो है नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में लगातार तीसरा स्थान बनाए रखा, और जो इसके बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पर जरा नजर डाला जाए, और अगला सवाल क्या बनता है आप सभी के एरन अभिलेख यानी कि एरन एक्सप्रेशन में समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी क्यों चुना गया, इसका क्या कारण बताया गया, ये आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को बता दें कि उसकी द्वितीय योग्यता, अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण दोस्तों उनको ये चुना गया, ठीक है। विवरण थोड़ा सा देख लेते क्या है कि एरन अभिलेख में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उसकी अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना था, ना कि केवल उसके बड़े पुत्र होने के कारण, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने जिलों में मॉक ड्रिल कराई गई? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें दोस्तों कितने जिलों को मॉक ड्रिल कराई गई? तो टोटल 244 राज्यों में जिलों में दोस्तों ये मॉक ड्रिल कराई गई थी, ठीक है। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर, जिसको दोस्तों आप सभी याद रखना है कि ऑपरेशन कवच नाम भी इसका हो सकता है, 2024 जिलों में आयोजित की गई, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया था, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल कि भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपसे बताने के बाद प्रस्तावना जो कि पहले बुक के पहले फर्स्ट में आपसे मिलता है, बुक किस संविधान के मतलब किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपसे बता 42वां संशोधन के द्वारा, जिसको हम सभी दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं, और यह 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था हमारे संविधान में, ठीक है। आप सभी को और चीज पता था कि प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द भी जोड़े गए हैं, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगर करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को बता दें कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर करने के लिए जो किस टूल का उपयोग किया था? कंट्रोल पैनल का उपयोग किया था, ठीक है, जैसा कि आप सभी जान बीते हैं, ठीक है। अगला यहाँ देख लेते हैं आप सभी कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है कि कंट्रोल पैनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टूल है, जिसका उपयोग डेस्कटॉप सेटिंग्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और उपभोक्ता खातों को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल क्या कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है? तो आपसे बताते हैं लोकल एरिया
नेटवर्क का जो मुख्य काम है वो क्या है, एक छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम है बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा विवरण में देख लेते क्या कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, कार्यशाला, भवन या स्कूल में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उदाहरण कहाँ किया गया, तो वो आपसे बताते हैं, वो आपका बड़ोदरा गुजरात में किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से नजर डालते हैं। क्या है कि टाटा एयरबेस साझेदारी के तहत भारत में C-295 सैन्य विमानों के निर्माण के लिए बड़ोदरा और गुजरात में एक विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब जरा अगले क्वेश्चन में प्रश्न पर नजर डालते हैं कि भारत नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय यानी कि अंडर वाटर म्यूजियम में परिवर्तित किया, वो आपसे भी हो जाएगा INS गुलदार, ठीक। INS गुलदार को दोस्तों, गुलदार को जो है आप सभी को बता दें कि INS गुलदार को ही हाल ही में दोस्तों लैंडिंग शिप को संग्रहालय के रूप में किया गया वो, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पे नजर डालते हैं कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 5 राज्य जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो पहले तो अपना बिहार कंफर्म होगा ही होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, झारखंड भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा और आप सभी को सिक्किम भी होने वाला है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल क्या है कि नरम पंथियों यानी कि मॉडरेट्स ने स्वतंत्रता की मांग कैसे की, तो आपसे कहते वो उसने जो है आपसे कहते याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और अपीलों के माध्यम से दोस्तों उसने जो स्वतंत्रता की मांग की। अब कैसे की थोड़ा सा हम लोग विवरण में जानते हैं, ठीक है। वो क्या है आप सभी का कि भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने नरमपंथी नेता जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक तरीकों और शांतिपूर्ण विरोध याचिकाएं, प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुधारों की मांग की थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आप सभी का कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की बच्चों, आप सभी बताना। तो आपसे उसने जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की, याद रखना, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किए बच्चों, ठीक है। अब जरा विवरण पर नजर आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था, ठीक है। अब जरा अगले पर नजर आता है। अगला नजर क्या है दोस्तों कि करकट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आपसे बताया करकट्टम नृत्य जो है आप सभी का तमिलनाडु से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अब जरा अगले पर नजर विवरण पर डालते हैं। आपको बता दें करकट्टम तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य है जो देवी मरियम्मन की प्रशंसा में किया जाता था, ठीक है। आप जरा अगले सवाल पर नजर डालते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे बता दें भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी बच्चों, ठीक है। और इसको किसने किया था स्थापना, एहो ह्यूम ने किया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है एहो ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 को। और जगह अगर पूछ रहे तो आपसे कहते बॉम्बे में ये स्थापना इसकी हुई थी बच्चों, ठीक है। अब जरा आगे पर नजर डाला जाए। अगला सवाल क्या है बनता है आप सभी का बच्चों कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। आपसे बता दें कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है दल बदल विरोधी कानून को जो है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो आपसे उत्तर हो जाए यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों दल बदल कानून को जो है विरोधी कानून को जो है 10वीं सूची में शामिल किया गया। अब चलिए इसके बारे में कुछ विवरण देखते हैं क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में संविधान में 10वीं सूची जोड़ी जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो आपसे बताना है कि 6 से 14 वर्ष के मुफ्त शिक्षा अनिवार्य जो किया गया वो आपसे 86वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, ठीक है। अब जानते हैं ये कब हुआ, कैसे हुआ, देख लेते हैं विवरण में क्या हिसाब है। तो आपसे को बता दें कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21A से इसको जोड़ा गया जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। याद रखना 86वां संविधान संशोधन था और ये 2002 में हुआ था और आप सभी को इसके साथ 21A के साथ ये जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय क्या था। आपसे बताना है कि नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय क्या था, वो आपसे बता दें विकास राज्य के लिए विकसित भारत @2047, ठीक है। ये इसका वो था, ठीक है। आप जरा सा क्या है विवरण वो देख लेते हैं। विवरण में क्या है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य एजेंडा जो था वो विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 था, जिसमें कि राज्यों के सहयोग से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने को जोर दिया गया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल बनता है आप सभी का वो आपका आता है सूचकांक से, ठीक है। सूचकांक से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको करके जाना सभी सूचकांक, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI आप सभी को बताने HDI 2025 भारत का स्थान क्या है, वो आप सभी को 130वां जो भारत का स्थान है बच्चों, ठीक है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP
द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है 130वां है, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय जैसे मापदंडों पर आधारित है बच्चों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व का सबसे दक्षिणी मोरा स्थल कौन सा है। ये आप सभी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो वो कालाहारी जो है वो आप सभी का सबसे दक्षिण मोरा स्थल है, तो बच्चों याद रखना। ठीक है, और अगला बात आपको बता देते विवरण में क्या है कि कालाहारी जो है आप सभी का दक्षिणी मोरा स्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व का सबसे दक्षिणी मोरा स्थल है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, तो आपसे बता दें कंप्यूटर में खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करने के लिए, कंप्यूटर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, आपको याद रखना है कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन आपको करके जाना। ठीक है, तो कंप्यूटर में खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में खुली हुई विंडोज जो कोई खुली हुई विंडोज को स्विच करने के लिए, तो आप सभी को बता दें, आप सभी को उत्तर होगा अल्ट प्लस टैब, यानी दूसरे टैब पे जाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम सभी। ठीक है, इसका विवरण देखने के लिए कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आपसे वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग की सबसे पहले किसने की थी। ये आप सभी को बताना है कि वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, वो आप सभी का अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, हाँ का बोला, हाँ कहाँ जाऊ रे। सो बच्चा लोग थोड़ा सा परेशानी आ गई थी, आप जरा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अरविंद घोष के बारे में विवरण देख लेते हैं। तो अरविंद घोष जो अपनी पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग की प्रचारित की थी। अब जरा बच्चों आगे पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल जो बनेगा आप सभी का कि जैव जननिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक रूप में क्या कार्य करता है। ठीक है, जैव जननिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है, वो आप सभी का एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, एंजाइम कार्य करता है। जरा इसका साइंस के क्वेश्चन को हम सभी देख लेते हैं क्या है कि एंजाइम जीवित जीवों के भीतर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। आपको बताना है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो है आपसे भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, वो आपसे इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है बच्चों। ठीक है, आप जरा इसके बारे में विवरण जानते हैं। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच सेनाओं के बीच एक जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, आप सभी का कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता है, दीवाने अर्ज कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के जमाने के टाइम किया। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के सैन्य प्रशासन विभाग का था, जिसका प्रमुख जो है अरिजे ममलुक होता था। ठीक है, अरिजे मुमालुक होता था। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि कौन सी राशि बीमाहीन यानी कि डिमेंशनलेस थी, तो आपसे बता दो ओ अपरावर्तनाक। ठीक है, अपवर्तनाक। ठीक है, याद रखना अपवर्तनाक। ठीक है, अब जरा इसको हम थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। विवरण क्या है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात, इसलिए इसकी कोई इकाई या बीमा नहीं होती बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है जी, कैसे कि भारत के राष्ट्रपति की सशस्त्र बलों में क्या स्थिति होती है। आप सब भारत के राष्ट्रपति की सशस्त्र बलों में क्या स्थिति होती है, वो आपसे बता सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, इसका थोड़ा सा वो जान लेते हैं हम सभी डिटेल से विवरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये आप सभी को याद रखना। ठीक है, अब जरा अर्थशास्त्र क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र में तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर में क्या शामिल होता है, तो वो आपसे वो आपका बैंकिंग और शिक्षा शामिल होता है बच्चों। ठीक है, इसका क्या बनेगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संचार जैसी सेवाएं शामिल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब जरा अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि मधुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है, वो आपसे तेलंगाना राज्य में स्थित है बच्चों। ठीक है, अब जो इसका विवरण जानते हैं बच्चों, विवरण क्या है कि मधुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है बच्चों। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। आपसे बताने का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आप सभी का अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है, वो आपसे बताते हैं अनुच्छेद 79। ठीक है, जो कि संसद के गठन से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो इसका विवरण देख लेते क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान है और इसमें कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी टिहरी बांध जो आप सभी का भागीरथी नदी पर स्थित है बच्चों। ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित। आप सभी बता दें कि टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड भागीरथी नदी पर स्थित है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए।
उत्तराखंड के भागीरथी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से ही सवाल है, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत सारे सवाल होते हैं, अनुच्छेद का वो करके ही जाना है बच्चों। ठीक है, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित आपसे कहते हैं वो आपका 330 है, जो कि दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। थोड़ा विवरण में देख लेते क्या है कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है? वापसी में लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कोयले को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अभी विवरण देखते हैं कि लिग्नाइट को ब्राउन कोयला भी कहते हैं क्योंकि यह भूरे रंग का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी बनता है, क्या बनता है? कभी कहा कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तब से बता दें क्लेमेंट एटली जो है वो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपसे बताना है कि जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली तब क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो लेबर पार्टी से थे, याद रखना। ठीक है, लेबर पार्टी से वो थे। ठीक है, अब ज़रा आगे सवाल बढ़ा जाए, 50 तक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कुमाऊनी भाषा किस तरह से संबंधित है? कुमाऊनी भाषा जो किस तरह से संबंधित है आपसे बता वो आपका उत्तराखंड से संबंधित बच्चों। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कुमाऊनी भाषा जो है आप सभी का मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, आप सभी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि दैसाली प्रणाली किस मुगल बादशाह द्वारा शुरू की गई? वो आपका अकबर बादशाह के द्वारा दैसाली प्रणाली शुरू की गई। दैसाली प्रणाली क्या थी? आपको बता अकबर के वित्त मंत्री टोडर में दैसाला प्रणाली शुरू की थी, जो एक भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि भूमि की व्यवस्था थी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन सवाल क्या? भारत के नियंत्रक महालेखा CAG, आपको बताना है कि नियंत्रक और महालेखा CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो आपसे बता दें 6 वर्ष का ये कार्यकाल होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से 1 साल ज़्यादा। ठीक है, हेलो बच्चों, तो फाइनली 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, साथ में कमेंट भी करना है और साथ ही में अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है जिसका अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। सो फाइनली दोस्तों 51 नंबर सवाल देखते हैं कि हाल ही में मैलूरी को किस राज्य में 17वें राज्य जिले के रूप में मान्यता दी गई है? आपसे बताना कि मैलूरी को किस राज्य में जो है 17वें जिले के रूप में मान्यता दी गई है? वो आपसे नागालैंड ने ऐसा काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अब जरा इस पर थोड़ा सा वो देख लेते हैं, विवरण क्या हो सकता है कि मैलूरी को जो है हाल ही में नागालैंड के 17वें जिले के रूप में मान्यता दी गई, या आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे 22 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल की 1834 में भारत आने पर मैकेले ने क्या प्रस्तुत किया था? तो आपको बता दें 1834 में भारत में आने पर जो मैकेले ने क्या प्रस्तुत किया था? वो किया था मिनट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनट्स ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया था। आप इसके बारे में जानते क्या है कि लॉर्ड नहीं बोलेंगे इसे, लॉर्ड हटा दो भैया, लॉर्ड के लायक नहीं थे। मैकेले ने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है मिनट्स ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। यानी सोच सकते हैं अंग्रेजी बढ़ाने के लिए यह आया था भारत। सो राज्यों को विशेष अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में दिया गया? तो आपसे भाग 21 में दोस्तों राज्यों को जो विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं इसके बारे में विवरण। तो आपसे को बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान शामिल है, जो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देते हैं। ठीक है, जिसमें कि बिहार अभी तक शामिल नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको बताना अगला सवाल कि रसायन विज्ञान में गोल्ड फाइल प्रयोग किसने किया था? तो आपसे बता दें गोल्ड फाइल का प्रयोग जो है आप सभी का हो जाएगा उत्तर अर्सन रदरफोर्ड ने किया था। अर्सन रदरफोर्ड जो है गोल्ड फाइल प्रयोग यानी कि सोने के पत्ती का प्रयोग किया था, जिसमें परमाणु के नाभिक की खोज हुई है, याद रखना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत में हाल ही में विकसित चावल की नई किस्में कौन सी हैं? तो आपसे बता दें वो आप सभी का है DRR चावल 100, कमला, पूसा, DSD चावल 1 है। ठीक है, रखना आप सभी को। ठीक है, आज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है हिसाब। तो आपसे को बता दें कि हाल ही में DRA चावल 100, कमला, पूसा, DST चावल एक जैसी नई चावल की किस्में विकसित की गई जो उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी है। उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी। ठीक है बच्चों, जब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या भारत के 244 जिलों में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे बता दें वो आप सभी को ऑपरेशन अभ्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी को बता दें कि ऑपरेशन अभ्यास तो इसको जाना जाता है ऑपरेशन सिंदूर, वो वाला हो गया कैरी करने वाला ऑपरेशन कवच
सिंदूर को नाम से ही जाना जाता, ठीक है। अब जरा इसके बारे में विवरण देख लेते। तो विवरण क्या है कि 2044 में आयोजित सिविल डिफेंस ऑफ मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वह आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया मजबूत करना याद रखना, ठीक है।